हेलो बच्चों, सपना इंस्टीट्यूट फॉर नीट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जीन रेगुलेशन या फिर जीन एक्सप्रेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि ट्रांसलेशन से पहले ही हो चुकी है। तो अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी जीन अपने एक्सप्रेशन को कैसे शो करती है और उसे रेगुलेट कैसे करती है, और एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे भी। तो हेडिंग है बच्चों रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेस कैसे होती है, जीन का एक्सप्रेशन, इसी बात जीन किसे बोलते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट को बोलते हैं क्या, जीन। और अगर उसमें से कोई ऐसी जीन है जो पॉलीपेप्टाइड कोड करती है, दैट इज कॉल्ड द सिस्ट्रोन और स्ट्रक्चरल जीन। अब वो स्ट्रक्चरल जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर पाएगी, डीएनए से बनाएगी, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए, एमआरएनए से ट्रांसलेशन लेके फिर बनाएगी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और वह पॉलीपेप्टाइड चेन एंजाइम की तरह बिहेव करके किसी सबस्ट्रेट को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उस ऑर्गेनिज्म के फीचर, कैरेक्टर या प्रॉपर्टी को बनाता है। तो दैट इज द कंट्रोलिंग या रेगुलेशन या फिर एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स। कैसे होता है प्रोकैरियोट में, कैसे यूकैरियोट में, और कैसे रेगुलेट होता है, किन फैक्टर से रेगुलेट किया जाता है, इन सब के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे तैयार है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जीन का, किसी भी जीन का एक्सप्रेशन जो है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन से। कोई भी जीन क्या है, डीएनए का फ्रेगमेंट, उसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन बनेगा, एमआरएनए होगा, ट्रांसलेशन बनेगी पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। और वो प्रोटीन बिहेव करेगी अलग-अलग एंजाइम की तरह, अलग-अलग हार्मोन की तरह, अलग-अलग बायोमोलिक्यूल की तरह, और वही एक सबस्ट्रेट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, जिससे उसका फीचर, ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी और कैरेक्टर डिसाइड होता है। दैट इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब सवाल ये कि इसका रेगुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है बेटा, एक तो मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि जरूरत है या नहीं है, मतलब मेटाबॉलिक जरूरत है, मेटाबॉलिक नीड सेल में या ऑर्गेनिज्म में है या नहीं। दूसरा है फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब उसकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर उस बात को अलाउ कर रही है कि नहीं। और थर्ड वन इज द एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये तीनों बातों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड बाय द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। अब बात करते हैं प्रोकैरियोट में कैसे, यूकैरियोट में कैसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, जिसके अंदर यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल इसके साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, अब आप बताओ इसके किसी भी फ्रेगमेंट को जीन बोलेंगे और उसका होगा ट्रांसक्रिप्शन बनेगा एमआरएनए, उसका होगा ट्रांसलेशन बनेगा पॉलीपेप्टाइड चेन। अब आप बताओ, अगर यहां पर आपको किसी भी तरीके से कंट्रोल करना है जीन के एक्सप्रेशन को, तो आपके पास केवल एकमात्र तरीका है कि यहां पर आप ट्रांसक्रिप्शन को रोक लें, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ही ना होने दें, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के शुरू होने को ब्लॉक कर दें, स्टॉप कर दें, रोक दें। यही एक तरीका है। अगर यहां ट्रांसक्रिप्शन हो गया और एमआरएनए बन गया, तो ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ही साइमल्टेनियस कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन भी चलने लगेगा। रीजन ये है कि यहां पर साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है। तो एक लाइन में बोला गया कि प्रोकैरियोट्स के अंदर यदि आपको जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना है, रोकना है या चलाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रीडोमिनेंट साइट प्रेजेंट होती है, जो कि कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, मतलब आप ट्रांसक्रिप्शन होने के इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन को शुरू होने से रोक देंगे केवल एक ही जगह। अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो ट्रांसलेशन उसके साथ ही हो जाता है, क्योंकि कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन यहां पर नहीं पाया जाता है। बोले ठीक, मतलब यहां पर सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां से आप रोक सकते हैं कि अगर प्रोकैरियोट में किसी जीन को एक्सप्रेस होने से रोकना है, तो आप उसके ट्रांसक्रिप्शन को होने से रोक दीजिए। अदरवाइज आप आगे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं जहां आप रोक पाए, क्योंकि वहां ट्रांसलेशन साथ के साथ चलेगा। ओके, अब बात करते हैं बेटा यूकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स में वेरियस लेवल्स पे, मतलब एक ब्रॉड टर्म है, रेगुलेशन जो है एक ब्रॉड टर्म है, बहुत सारे फैक्टर्स उसको कंट्रोल करते हैं। प्रोकैरियोट में केवल एक ही प्रीडोमिनेंट साइट है, लेकिन यूकैरियोट के अंदर अगर देखा जाए तो ये एक वेरियस लेवल पे, सेवरल लेवल्स पे, बहुत सारे लेवल्स पे रोका जा सकता है, क्योंकि उनमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, यहां पर अगर मैं बोलूं तो एक यूकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक सेल के
के अंदर यहाँ पर ये न्यूक्लियस मैंने बना दिया है, न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है। अब आप बताओ ट्रांसक्रिप्शन तो होगा कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, और यहाँ पर जो ट्रांसलेशन होगा वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ट्रांसक्रिप्शन होना है कहाँ पे, न्यूक्लियस में, ट्रांसलेशन होना है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जिसे आप बोलते हैं प्रोसेसिंग, जिसमें कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग आता है, उसे भी आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप यहां से यहां भेज पाएंगे। तो पहले तो आप यहां किसी भी डीएनए को, फ्रेगमेंट को बोलेंगे जीन, उस जीन के एक्सप्रेशन को अगर कराना है तो हम उसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। और आप जानते हैं यूकैरियोट में पहले एचएनआरएनए, जिसका एक नाम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, वो सबसे पहले बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से। तो हमने कहा अगर मैं उसको बनने से रोक दूं ट्रांसक्रिप्शन के दौरान तो भी, मतलब एचएनआरएनए ना बनने दूं तो भी रोका जा सकता है, ठीक है। यहां पर एचएनआरएनए को एमआरएनए में बदलने के लिए प्रोसेसिंग, कैपिंग, टेलिंग, प्रोसेसिंग और स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है। अगर मैं स्प्लाइसिंग को रोक दूं तो भी जाके यहां पे रुक जाएगा, मतलब यहां से अगर मान लीजिए एचएनआरएनए बन गया है तो आप स्प्लाइसिंग रोक दीजिए। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आता है कि अगर स्प्लाइसिंग भी हो गई और यहां न्यूक्लियोप्लाज्म से कहां आना है, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस से कहां ट्रांसपोर्ट होना है एमआरएनए को, साइटोप्लाज्म में। अब अगर मैं यहां न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एमआरएनए के ट्रांसपोर्ट को रोक दूं, जो एमआरएनए है उसको आने ही ना दूं, तो भी यहां पे ट्रांसलेशन प्रिवेंट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ट्रांसपोर्ट रोक दें। और लास्ट में बोलूं कि अगर वो ट्रांसपोर्ट हो भी जाए तो ट्रांसलेशन को मैं अगर रोक दूं तो भी यहां पर जीन का एक्सप्रेशन रोका जा सकता है। तो प्रोकैरियोट्स में केवल एक जगह ऐसी है, कौन सी, अगर आपको रोकना है जीन एक्सप्रेशन तो ट्रांसक्रिप्शन के शुरू होने को आप रोक दीजिए, अदरवाइज और कोई साइट नहीं, एक ही प्रीडोमिनेंट साइट है। लेकिन यूकैरियोट में वेरियस लेवल्स पे आप ये काम रोक सकते हैं। सबसे पहला कि अगर कोई जीन एक्सप्रेशन करना है तो पहले ट्रांसक्रिप्शन, फिर एचएनआरएनए, फिर प्रोसेसिंग, और फिर एमआरएनए, फिर एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट, देन ट्रांसलेशन। यहां पर आप एक काम करिए, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे एचएनआरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को बनने ही मत दीजिए, यहां रोक सकते हैं। और प्रोसेसिंग लेवल में स्प्लाइसिंग को रोक दीजिए तो भी जीन एक्सप्रेशन रुक जाएगा। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए को रोक दीजिए तो भी जीन एक्सप्रेशन रुक जाएगा। और अगर आ गया है तो ट्रांसलेशन लेवल पे रोक दीजिए तो भी ये रुक जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर केवल एक प्रीडोमिनेंट साइट है, जबकि यहां सेवरल लेवल्स हैं। दैट रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन इज द ब्रॉड टर्म, और एक टेक्निकल टर्म है जो बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, दैट इज द मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। और जीन का एक्सप्रेशन केवल एक तरीका, बेटा ध्यान रखिएगा कि हमेशा ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए, फिर उसके बाद यहां पर अगर प्रोकैरियोट है तो डायरेक्ट एमआरएनए का ट्रांसलेशन हो जाएगा, और अगर यूकैरियोट है तो एचएनआरएनए, फिर प्रोसेसिंग, देन एमआरएनए, देन ट्रांसलेशन। तो हमने कहा यहां पर ठीक है रेगुलेशन इससे इन फैक्टर से अफेक्ट होता है। प्रोकैरियोट में एक साइट है और यहां पे वेरियस लेवल्स हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, अगर मैं कहूं कि यूकैरियोटिक एक एम्ब्रियो ले लीजिए, एक ऑर्गेनिज्म लीजिए, जब एम्ब्रियो, ह्यूमन का ले लीजिए, अगर यहां एम्ब्रियो से एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है तो आप बताओ पहले जाइगोट बना होगा मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बना होगा, और एम्ब्रियो का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा और डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन मतलब हर एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो हमने कहा डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। आप बताओ कहां हाथ बनना है, आंख बनना है, नाक बनना है, कान बनना है, ब्रेन बनना है, स्पाइनल कॉर्ड, फलाना ढमाका, सारी चीजों बनने के लिए डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन को रेगुलेट तो करेगा कोई, एक जीन करेगी या बहुत सारी जीन करेगी, सेवरल सेट्स ऑफ जीन्स। तो यही लाइन लिखी गई है कि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन करके एडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, तो एडल्ट ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो इस दौरान जो एम्ब्रियो से यहां आने के दौरान डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन होता है। रिजल्ट ये किसकी वजह से होता है, कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ जीन। ऐसा नहीं है कि यहां से यहां आने में केवल एक जीन का रोल है, बल्कि बहुत सारी जीन, जिसे होमियोटिक जीन या होमियोटिक बॉक्स भी बोला जाता है बच्चों। तो यहां पर इसमें एक जीन नहीं बल्कि सेवरल सेट्स ऑफ जीन्स का कोऑर्डिनेशन है, उनका रेगुलेशन है, और उसकी वजह से उनका जीन एक्सप्रेशन जो है वो जाके डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन कराता है। तो बोले ये तो हो गया यूकैरियोट के अंदर। बोले एक एग्जांपल और दे सकते हैं प्रोकैरियोट में, अगर आप देखना चाहें तो मैं ले लेता हूं। यहां पर जो सेल होती, कोई एक नॉर्मल सेल, जनरल बात कर रहे हैं बेटा, अगर कोई सेल है
तो उसके अंदर डीएनए है, उसके अलग अलग फ्रेगमेंट जीन्स कहलाएंगे, और वो जीन्स जो है एक्सप्रेस होते हैं जो कि एक फंक्शन या एक से ज्यादा फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन या फिर सेट ऑफ फंक्शन, मतलब कई सारे फंक्शन एक साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो जनरल बात हो गई, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल ले रहा हूं कि क्या बोल रहे हैं यहां पर इकोलाई, क्या बोलेंगे इकोलाई के अंदर एक जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है डीएनए, उसके फ्रेगमेंट को जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना, ट्रांसलेशन हुआ, पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन बनी। अब यही प्रोटीन एक एंजाइम बनाएगी, बिहेव लाइक अ एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब आप बताओ ये एंजाइम को सबस्ट्रेट चाहिए जिसको ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ये जो नजर आ रहा है ये क्या सबस्ट्रेट है, और सबस्ट्रेट जो है ये हो गया, और यहां पर ये क्या नजर आ रहा है प्रोडक्ट। तो आप बताओ यहां पर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में जाने के लिए एंजाइम चाहिए, एंजाइम बन गया, जीन का एक्सप्रेशन हो गया। अब आप बताओ यहां डाइसैकेराइड में एग्जांपल के लिए लेता हूं, डाइसैकेराइड या बीटा गैलेक्टोसाइड्स, जो जिसके ऊपर जिस सबस्ट्रेट के ऊपर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम वर्क करेगा, दैट इज कॉल्ड द बीटा गैलेक्टोसाइड्स। और यहां एग्जांपल ले रहे हैं बेटा एक डाइसैकेराइड लैक्टोज का। अब आप बताएं यहां पर लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस अगर कराना है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लगना है, और वो तभी आएगा जब इस जीन का एक्सप्रेशन होगा। और जैसे यहां हाइड्रोलाइसिस होगी ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा जो कि एज अ प्रोडक्ट होगा, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज को एनर्जी के सोर्स के तौर पे बैक्टीरिया इकोलाई आराम से यूज कर सकता है। लेकिन हां ये तभी एंजाइम बनेगा, तभी जीन का एक्सप्रेशन होगा जब इकोलाई के आसपास खूब सारा लैक्टोज प्रेजेंट हो। बोले सर ग्लूकोज प्रेजेंट हो, जब ग्लूकोज होगा तो लैक्टोज तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। जब ग्लूकोज बहुत मिनिमम अमाउंट में हो, ना के बराबर हो, और साथ में लैक्टोज का अमाउंट बहुत ज्यादा हो, मतलब इकोलाई बैक्टीरिया के, बहुत ध्यान सुनना ये काम आएगा आगे लाइकोपेरॉन में। अगर इकोलाई बैक्टीरिया के आसपास ग्लूकोज है तो किसी कीमत पे कभी भी ये एंजाइम नहीं बनेगा, वो ग्लूकोज को ही आसानी से यूज करेगा। लेकिन ग्लूकोज के साथ लैक्टोज दे दिया तो भी वो ग्लूकोज ही यूज करेगा। बोले केवल लैक्टोज दे दिया, ग्लूकोज वहां से हटा दिया, इस कंडीशन में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है एनर्जी सोर्स के लिए यूटिलाइज करने के लिए। इस कंडीशन में वो उस फिजियोलॉजिकल कंडीशन, उस मेटाबॉलिक नीड को और उस एनवायरमेंटल कंडीशन, तीनों की बात ध्यान रखिएगा, तीनों फैक्टर यहां आते हैं, उस मेटाबॉलिक नीड को पूरा करने के लिए अपनी फिजियोलॉजिकल कंडीशन को इस तरीके से चेंज करके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कि लैक्टोज अगर है और ग्लूकोज नहीं है, तब जाके वो यहाँ पे एक्सप्रेशन करेगा, इस एंजाइम को बनाएगा, और यहाँ पे ग्लूकोज गैलेक्टोज बना के लैक्टोज को तोड़ने के बाद एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर इफ अब्सेंट अराउंड बैक्टीरिया, अगर लैक्टोज अब्सेंट है तो कभी भी ये एंजाइम नहीं बनेगा। इसका मतलब जीन का एक्सप्रेशन डिपेंड करता है कि लैक्टोज है या नहीं है, मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ में उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए वो जीन कैसे एक्सप्रेस होगी ये मेटाबॉलिक नीड पे डिपेंड करता है, और इट्स ऑल आर सपोर्टेड बाय द फिजियोलॉजिकल ऑप्टिमल कंडीशन। तो इन तीनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। दो एग्जांपल बताए, एक प्रोकैरियोट एक यूकैरियोट का, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इकोलाई के अंदर ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए आसानी से देख सकते हैं। आइए हम लोग इसके आगे एक ब्रॉड कंटेक्स्ट में बात करने जा रहे हैं बेटा, जिससे हम लोग के लिए ओपेरॉन जो है वो थोड़ा आसान हो। आइए यहां पर अगर बात की जाए, सबसे पहले हमने कहा कि अगर मान लीजिए हमें किसी जीन का एक्सप्रेशन अगर मैं बोलूं तो बोले कि स्ट्रक्चरल जीन ही पॉलीपेप्टाइड बनाती है, बोले ठीक है, तो बोले उसका ट्रांसक्रिप्शन कराना पड़ेगा, बोले ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए उसमें प्रमोटर होना चाहिए जहां से शुरुआत होगी, टर्मिनेटर होना चाहिए जहां पे अंत होगा। टर्मिनेटर हम नहीं लिख रहे हैं, जहां स्ट्रक्चरल जीन खत्म हो गई वहीं पे टर्मिनेट हो जाया करेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि एक एग्जांपल लेके हमें बताया जाए कि आखिरकार किसी का भी जो जीन एक्सप्रेशन है कहीं भी प्रो यू में कैसे होगा। तो उसके लिए मैंने डीएनए का एक पार्ट ले लिया, दैट इज कॉल्ड अ जीन। अब इस जीन में अगर आप देखें तो केवल ये स्ट्रक्चरल जीन 1 2 3 जिसका एक कॉमन नेम मैंने रख दिया ZYA, रैंडमली रख दिया है। स्ट्रक्चरल जीन 1 2 3 और ZYA नाम है, तो ठीक है, इन्हीं का ट्रांसक्रिप्शन होना है, आरएनए बनना है, और फिर ट्रांसलेशन होना है, फिर प्रोटीन बननी है। तो 3 स्ट्रक्चरल जीन हो गए, तो आप समझ गए एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे आया, एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन नजर आया है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। इसका मतलब ये है ऐसा डीएनए का सेगमेंट जो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो जैसे ही ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक आपने बोला तुरंत आपको समझ में आ गया ये तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट में
होता है, बिल्कुल सही बात है। तो मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन मतलब कोड फॉर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, सो इट इज अ पॉलीसिस्ट्रोनिक एंड इट इज आल्सो प्रेजेंट ऑलवेज इन द प्रोकैरियोट्स मींस बैक्टीरिया। तो ये जो बात करने जा रहे हैं, तो इन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन होना है, ठीक है, लेकिन इन तीनों के ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक स्टार्ट साइट चाहिए, जिसको हम लोगों ने पहले ही बताया था कि कोडिंग स्ट्रैंड के 5' पे हमेशा प्रेजेंट होता है प्रमोटर रीजन, और यहां पर प्रमोटर रीजन को ही स्टार्ट साइट बोल रहे हैं। और स्टार्ट अच्छा प्रमोटर रीजन जो है यहां पर आरएनए पॉलीमरेज इसी के ऊपर जुड़ता है, तो क्योंकि डीएनए से एमआरएनए बनाना है तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, तो यहां प्रमोटर रीजन को हम लोग आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट बोलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट मतलब आरएनए पॉलीमरेज हमेशा जब आएगा तो वो कहां से शुरू करेगा, कहां जुड़ेगा, स्टार्ट साइट पे। स्टार्ट साइट कौन सी है, प्रमोटर रीजन। अब प्रमोटर रीजन ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट है, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा और जुड़ने के बाद स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा और एमआरएनए बनाएगा। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज को स्टार्ट साइट या प्रमोटर रीजन को पहचानने में कुछ प्रोटीन्स और हेल्प करती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रेगुलेटरी, जो रेगुलेशन करती हैं आर एसेसरी प्रोटीन्स। तो हमने कहा रेगुलेटरी या एसेसरी प्रोटीन्स का काम क्या है कि वो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर रीजन या स्टार्ट साइट को रिकॉग्नाइज करने में मदद करती है। मैंने लिख दिया है यहां पर, अगर आप देख पाए तो अफेक्ट एबिलिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट आर प्रमोटर रीजन। तो अगर ये रेगुलेटरी या एसेसरी प्रोटीन्स हैं तो आरएनए पॉलीमरेज आसानी से स्टार्ट साइट को पहचान के वहां जुड़ जाएगा। और अगर यहां ये एसेसरी प्रोटीन्स जो हैं ये हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है निगेटिवली बिहेव करें, तो ये पॉजिटिवली एसेसरी हो प्रोटीन्स हो सकते हैं, निगेटिवली। अगर ये पॉजिटिवली हैं तो दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेटर्स, और अगर ये रोक रही है दैट इज कॉल्ड द रिप्रेसर्स। तो ये एक्टिवेटर्स भी हो सकती हैं और रिप्रेसर्स भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा मेरी बात कहां पे अंडरलाइन आपको करनी है बच्चों, कि आरएनए पॉलीमरेज ही हमेशा प्रमोटर पे जुड़ेगा। आरएनए पॉलीमरेज को पहचानने में ये हेल्प करता है, ये प्रोटीन कभी भी इस पे डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, तो इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। केवल ये रेगुलेशन करता है, ये एक्टिवेटर भी हो सकती है और इनहिबिटर या रिप्रेशर भी हो सकती है। तो बोले ठीक है, अब हमने कहा प्रमोटर हो गया, स्ट्रक्चरल जीन हो गई, टर्मिनेटर आपको मालूम है। अब हमने ये कहा एक से ज्यादा है यहां पर स्ट्रक्चरल जीन, तो हमने कहा ये पॉलीसिस्ट्रोनिक है, सो प्रोकैरियोट में होगा। अब आप बताओ यहां पर ये प्रमोटर के इधर अप स्ट्रीम पे अगर आप देखें तो यहां पर ये रेगुलेटरी या एसेसरी जीन्स प्रेजेंट है, रेगुलेटरी या एसेसरी स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट है, जिन्हें बोल रहे हैं रेगुलेटरी रीजन। पहले पढ़ा चुके हैं, पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने बता रखा है रेगुलेटरी रीजन, या फिर हम बोलेंगे यहां पर आई जीन। तो अब आप कहेंगे आई जीन का मतलब, बोले सर आई का मतलब इंड्यूसर होता है क्या? कभी नहीं, आई का मतलब इंड्यूसर कभी नहीं, आई का मतलब होता है इनहिबिटरी। क्या होगा याद रखिएगा, सवाल पूछा गया है। तो यहां प्रमोटर के पहले प्रेजेंट होता है रेगुलेटर रीजन, रेगुलेटर रीजन इनहिबिटरी होता है और आई जीन बोलते हैं, इनहिबिटरी प्रोटीन बनाता है। हमने कहा कैसे, तो बोले कि यहां पर रेगुलेटरी रीजन को पूरा अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग यहां पर, और यहां आर उसी पार्ट को, उसी जीन को, उसी सेगमेंट को मैंने यहां निकाल लिया है, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। रेगुलेटरी रीजन आर आई जीन, आई फॉर नॉट फॉर इंड्यूसर, इट डिनोट्स द, यहां पर क्या बताएगा, ये हमेशा इनहिबिटरी बताता है। क्या बताता है? इनहिबिटरी। तो ये सवाल पूछा गया है। दूसरा, ये कंटिन्यूअसली ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा और एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसलेशन होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा जिसे हम प्रोटीन बोलेंगे। लेकिन इस प्रोटीन का जो रेगुलेशन है वो निगेटिवली है, और निगेटिवली वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिप्रेसर। सो इज दैट प्रोटीन इज कॉल्ड द रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बोलेंगे? रिप्रेसर प्रोटीन। तो बोले सर ये रिप्रेसर प्रोटीन कैसे क्या करेगी और कैसे क्या रेगुलेट करेगी? तो बोला गया रिप्रेसर प्रोटीन ये जो बनी है ये एक्टिव भी हो सकती है और इनएक्टिव भी हो सकती है। तो बोले कब एक्टिव होगी और कब इनएक्टिव होगी? बोले इसके बारे में बात करते हैं। अगर यहां पर बोला जाए तो इन सब को, स्ट्रक्चरल जीन समझ आ गया, इसके स्टार्ट साइट को समझ आ गया, प्रमोटर रीजन,
इन सबको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर रीजन, और उसका काम बता दिया कि रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। अब सवाल ये कि इस पूरी प्रोसेस को ऑन और ऑफ करने के लिए एक स्विच लगानी पड़ती है, और स्विच का नाम होता है ऑपरेटर, जहां से हम इसे ऑपरेट कर पाएंगे। तो बोले सर यहां पर प्रमोटर के जस्ट पहले, प्रमोटर के डाउन स्ट्रीम पर यहां पर हम एक रीजन होता है जिसे बोला जाता है ऑपरेटर रीजन। तो हमने कहा ये मोस्टली एडजेसेंट, मतलब ज्यादातर ओपेरॉन के ज्यादातर के अंदर यहां पर मोस्टली एडजेसेंट टू प्रमोटर रीजन, प्रमोटर रीजन के पहले है। और यहां पहले मतलब यहां पे पहले प्रमोटर रीजन के इस तरफ तो रेगुलेटर, इस तरफ ऑपरेटर। अब इसका क्या काम है, ये क्या बताता है कि भाई मोस्टली यहां पर रिप्रेसर प्रोटीन आके जुड़ती है। बहुत एकदम मार्क कर लीजिएगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है प्रमोटर पे, और यहां रेगुलेटर रीजन या आई जीन बनाती है रिप्रेसर प्रोटीन। और जो रिप्रेसर प्रोटीन आई जीन बनाती है, वो रिप्रेसर प्रोटीन जब एक्टिव होगी तभी एक्टिव माना जाएगा जब वो ऑपरेटर रीजन पे आके जुड़ सके। और जब वो ऑपरेटर रीजन पे नहीं जुड़ सकती है तो वो कभी भी एक्टिव नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर रीजन इज द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंडिंग साइट। बहुत अच्छे से याद रखिए, रिप्रेसर प्रोटीन को आरएनए पॉलीमरेज कहां, प्रमोटर रीजन पे। रिप्रेसर प्रोटीन कहां जुड़ेगी, ऑपरेटर पे। कौन बनाएगा, रेगुलेटर। तो आप बताओ प्रमोटर से तो स्टार्ट होगा, लेकिन उसे आगे बढ़ने दें। जैसे आरएनए पॉलीमरेज यहां जुड़ गया, अब ये डिसाइड करना है ऑपरेटर को कि आगे उसे जाने देना है, प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन को होने देना है, ऑन रखना है या ऑफ रखना है। तो हमने कहा अगर रिप्रेसर प्रोटीन यहां रेगुलेटर जीन लगातार बनाता है, और रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव तब मानी जाती है व्हेन इट इज एक्टिव, व्हेन एबल टू बाइंड ऑन ऑपरेटर रीजन। जब इसके द्वारा बनाई गई प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन, ऑपरेटर पे जाके जुड़ पाए तो वो एक्टिव है। मतलब जब वो एक्टिव होगी तभी जाके जुड़ पाएगी। तो हमने कहा ठीक है। अब जब यहां ऑपरेटर पर ये रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ी रहेगी तो कभी भी यहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा नहीं। पूछो क्यों? रीजन ये है कि यहां जब आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ना है प्रमोटर पे, रिप्रेसर प्रोटीन को जोड़ना है ऑपरेटर पे। अगर आरएनए पॉलीमरेज आया, उसने देखा कि यहां पर पहले से ही रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ी है, तो वो समझ गया कि हम यहां जुड़ के भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए हमारा जुड़ना बेकार है, हम नहीं जुड़ेंगे। मतलब ऑपरेटर पर रिप्रेसर प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर नहीं जुड़ेगा, और यहां नहीं जुड़ेगा तो यहां पर कभी भी इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, एमआरएनए नहीं बनेगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा, और एंजाइम नहीं बनेगा, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और जीन का एक्सप्रेशन भी नहीं होगा। तो आप बताओ आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर जुड़े या ना जुड़े, इस बात का निर्णय कहां से होगा? यहां से होगा कि जो रेगुलेटर जीन या आई जीन द्वारा बनाई गई रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर रीजन पर जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। अब कंडीशन दो है, अगर ऑपरेटर पर रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ी है तो आरएनए पॉलीमरेज यहां नहीं जुड़ेगा, अगर रिप्रेसर प्रोटीन यहां नहीं जुड़ी है तो आरएनए पॉलीमरेज यहां जुड़ेगा, और जब आरएनए पॉलीमरेज यहां जुड़ के आगे बढ़ पाएगा तभी ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए ट्रांसलेशन, प्रोटीन, एंजाइम और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट और जीन एक्सप्रेशन हो पाएगा। तो इसका मतलब ये जो ऑपरेटर रीजन है बिहेव लाइक अ स्विच, और स्विच का मतलब क्या है? ऑन और ऑफ। तो हमने कहा जब एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन यहां जुड़ी रहेगी तब तो ये ऑफ रहेगा, इसका कोई ट्रांसक्रिप्शन, कोई जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा, और जब यहां पर ऑपरेटर रीजन पे रिप्रेसर प्रोटीन नहीं जुड़ी रहेगी तो आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और आगे पूरा बढ़ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हो जाएगा और जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो आप बताओ क्लियर कट? स्ट्रक्चरल जीन एक से ज्यादा, तो पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट में इस स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्रिप्शन के लिए भेजने के लिए एक प्रमोटर रीजन जरूरी है, एक रेगुलेटर रीजन जरूरी है, एक ऑपरेटर रीजन जरूरी है, टर्मिनेटर रीजन जरूरी है, उसको मैंने शो नहीं किया है। तो आप बताओ
एक प्रमोटर, एक ऑपरेटर और एक रेगुलेटर, ये तीन चीज और एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन। तो आप देखें यहां पर एक तो हो गया रेगुलेटर, एक प्रमोटर और एक ऑपरेटर और एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन। इन सब को अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 या 4 से ज्यादा, तो आप बताओ ये ग्रुप ऑफ जीन्स हो गया या नहीं हो गया? ये ग्रुप ऑफ जीन्स हुआ या नहीं हुआ? ओके, that group of genes is called as, that system, that arrangement is called as the operon. Operon is nothing, operon is the group of genes. And what group of genes? One regulator, one promoter, one operator, one or more than one structural gene. और उस that is called the transcription unit in the prokaryotes or bacteria, that is called the operon. फिर इसी बात को मैं अलग तरीके से बोलता हूं, क्या ये यूकैरियोट में होगा? क्या कभी यूकैरियोट के अंदर ये पाया ही नहीं जाता है। यूकैरियोट में ये क्या होगा? अब्सेंट होगा। ओनली इन प्रोकैरियोट्स, तो याद रखिए डायरेक्टली ओनली इन प्रोकैरियोट्स, सिर्फ और सिर्फ किसमें देखेंगे? प्रोकैरियोट्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट इसी का एक डेफिनेशन बता रहे हैं। डीएनए का ऐसा सेगमेंट, डीएनए का ऐसा सेगमेंट, यहां पर ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है? डीएनए का ऐसा सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएनए का ऐसा सेगमेंट जो एक सिंगल जीन रेगुलेटिंग यूनिट की तरह एक्ट करे, मतलब उसे चलाने वाला, ऑन ऑफ करने वाला और उसे ऑपरेट करने वाला हर कोई सिस्टम में मौजूद हो। तो डीएनए सेगमेंट यहां पर लिख रखा है, डीएनए सेगमेंट एक्ट एज ए सिंगल जीन रेगुलेटिंग यूनिट, सिंगल जीन रेगुलेटर। तो आप बताओ यहां पर एक रेगुलेटर, एक प्रमोटर, एक ऑपरेटर, एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन मींस ग्रुप ऑफ जीन्स इज कॉल्ड ओपेरॉन्स, दैट्स इट। डीएनए सेगमेंट एक्ट एज ए सिंगल जीन रेगुलेटिंग यूनिट कॉल्ड एज ओपेरॉन, दैट इज। और एक और डेफिनेशन, अरेंजमेंट ऑफ पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन, गौर से देखिएगा, अरेंजमेंट ऑफ पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन। और पॉलीसिस्ट्रोनिक वर्ड आपको क्या बता रहा है कि ये हमेशा कहां होगा बेटा? प्रोकैरियोट में। कहां पर? प्रोकैरियोट्स के अंदर ही। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक कहां पाया जाएगा? प्रोकैरियोट में। तो अरेंजमेंट ऑफ पॉलीसिस्ट्रोनिक structural gene regulated by common promoter, operator and regulator region, that arrangement is also called as the operon। बहुत सिंपल है। ग्रुप ऑफ जीन्स ओपेरॉन, कौन कौन सी जीन? रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन। कहां पाई जाएगी? पॉलीसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में एब्सेंट होगी, सिंगल जीन रेगुलेटिंग यूनिट की तरह बिहेव करे। और दूसरा क्या बोला जाए कि यहां पर कॉमन मतलब एक ही ऑपरेटर, प्रमोटर और रेगुलेटर से जो स्ट्रक्चरल जीन यहां पर अरेंज हो वो उसे बोलते हैं ओपेरॉन। अब सबको समझ में आ गया होगा? हाँ, एक चीज और, यहां पर हर एक ओपेरॉन के लिए, हर एक सिंगल जीन रेगुलेटिंग यूनिट के लिए रेगुलेटरी रीजन या फिर आई जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगी वो स्पेसिफिक होगी और अलग अलग होगी। और अगर यहां पर आई जीन द्वारा बनाई गई रिप्रेसर प्रोटीन अलग अलग होगी तो ऑब्वियस सी बात है उस रिप्रेसर, अलग अलग रिप्रेसर प्रोटीन को जोड़ने के लिए ऑपरेटर रीजन भी अलग अलग स्पेसिफिक ही होंगे। मतलब यहां जो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा उसी के करेस्पॉन्डिंग डिक्टो स्पेसिफिक पर्टिकुलर यहां पर ऑपरेटर रीजन पाया जाएगा। कॉमन मतलब यहां पर ये भी स्पेसिफिक होगा, अलग अलग ओपेरॉन में अलग अलग रिप्रेसर प्रोटीन, अलग अलग ओपेरॉन में अलग अलग ऑपरेटर रीजन। मतलब यहां पर रिप्रेसर प्रोटीन और ऑपरेटर रीजन हर ओपेरॉन के स्पेसिफिक होते हैं। यहां पर लिखा गया ईच ओपेरॉन, हर ओपेरॉन, ओपेरॉन अब तो आ गया, यही अरेंजमेंट क्या है? ओपेरॉन है। तो ईच ओपेरॉन हैज, ईच मतलब हर एक ओपेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर रीजन, इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड इट्स स्पेसिफिक रिप्रेसर प्रोटीन। तो आप कहेंगे कैसे? यहां पर लैक ओपेरॉन, लैक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल में लैक ओपेरॉन, लैक फॉर लैक्टोज, लैक फॉर लैक्टोज, यहां पर बोला जाएगा लैक फॉर लैक्टोज। तो हमने कहा लैक ओपेरॉन के अंदर ऑपरेटर रीजन का नाम स्पेसिफिकली होता है लैक ऑपरेटर और यहां रिप्रेसर प्रोटीन का नाम होता है लैक रिप्रेसर प्रोटीन। तो अब आप बताएं, यहां पर ये कह सकते हैं कि जब रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव होगी तब
वो ऑपरेटर पर जुड़ेगी। तो मैंने लिखा भी है, अगर आप देखें यहां पर, तो व्हेन ए रिप्रेसर प्रोटीन इज एक्टिव, कब? व्हेन एबल टू बाइंड ऑन ऑपरेटर रीजन, और कब इनएक्टिव होगी? व्हेन अनएबल टू बाइंड ऑन ऑपरेटर रीजन। इसका मतलब क्या है कि ये यहां पर ये कब एबल होगी और कब एबल नहीं होगी। और यहां पर जब बाइंड नहीं हो पाएगी, जब बाइंड नहीं हो पाएगी तब जाके यहां पर इनएक्टिव। तो हमने कहा जब इंड्यूसर नहीं होगा, अब ये आपको ओपेरॉन में और अच्छे से क्लियर होगा, एक ऐसे ही स्पेसिफिक कंडीशन बताए ताकि आपको वहां ध्यान है। जब इंड्यूसर नहीं होगा तब एक्टिव होगी, मतलब इंड्यूसर जो है वो इसको नहीं रोकेगा रिप्रेसर प्रोटीन को, मतलब रेगुलेटर जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा और वो आसानी से जाके ऑपरेटर पे जुड़ जाएगा क्योंकि इंड्यूसर नहीं है। लेकिन तब तो एक्टिव माना जाएगा, बोल दिया एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। लेकिन मान लीजिए यहां एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बना, लेकिन यहां पर क्या है? प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, कोई भी हो सकता है अलग अलग, और इंड्यूसर जो है वो किसके साथ जुड़ गया बेटा? एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। जुड़ने के बाद जब वो स्ट्रक्चर बना, तो अब पहले जो रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ती थी उसका स्ट्रक्चर या कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हो गया, और यहां पे जुड़ने की साइट वैसी ही रही। तो आप बताओ वो आके जुड़ पाएगा क्या? कभी नहीं जुड़ पाएगा। तो आप बताओ यहां रिप्रेसर, यहां पर ये रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स कभी भी ऑपरेटर पे जुड़ने में सक्षम नहीं होगा, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। तो दो तीन बातें बिल्कुल क्लियर रखिएगा। पहली चीज, सबसे पहली बात क्या है कि ओपेरॉन केवल प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, यूकैरियोट में एब्सेंट हैं। कुछ भी नहीं है ओपेरॉन। ओपेरॉन मतलब क्या है? यहाँ ऑपरेटर है, ये प्रमोटर है, ये रेगुलेटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन्स है, ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कह सकते हैं O फॉर ऑपरेटर, P फॉर प्रमोटर, R फॉर रेगुलेटर, S फॉर स्ट्रक्चरल जीन। तो ओपेरॉन या ओपेरॉन से याद रहेगा। और साथ में यहां पर यह ध्यान रखना, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो सबसे स्टार बात है, वो ये है कि प्रमोटर रीजन हमेशा रेगुलेटर के आइदर साइड, चाहे इधर चाहे इधर, दोनों में से किसी भी तरफ हो सकता है। या तो इधर भी हो सकता है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द रेगुलेटर हो सकता है। तो मैंने लिखा है कि स्टार्ट साइड जो कि प्रमोटर है, प्रमोटर रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ रेगुलेटर रीजन, प्रमोटर रीजन रेगुलेटर रीजन के किसी भी साइड मौजूद हो सकता है। पहली चीज एनसीईआरटी ने दोनों तरफ दिखाया है, लेकिन एक ही यूज होगा, या तो इधर यहां होगा तो यहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, यहां होगा तो यहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। ये लाइन में आपको ये कह सकता हूं कि जब यहां प्रमोटर होगा तो रेगुलेटर ऑपरेटर एक साथ होंगे, जब यहां प्रमोटर होगा तो रेगुलेटर और ऑपरेटर इधर इधर होंगे। तो ये लाइन ट्रांसक्रिप्शन में एनसीईआरटी के पैराग्राफ में दे रखी है लास्ट में, कि जो एसेसरी प्रोटीन्स या रेगुलेटरी प्रोटीन्स या जीन्स हैं, जैसे कि ऑपरेटर और रेगुलेटर, वो प्रमोटर के अप और डाउन स्ट्रीम दोनों हो सकते हैं। और उसी बात का हवाला देते हुए यहां पर ये लाइन कही गई है कि प्रमोटर रीजन इज आल्सो फ्लैंक्ड द रेगुलेटर रीजन आइदर ऑन अप स्ट्रीम आइदर ऑन डाउन स्ट्रीम। तो ये दोनों तरफ हो सकता है, दो नहीं हो सकता है। याद रखना बेटा, दो नहीं हो सकता है, हमेशा एक होगा, हमेशा प्रमोटर एक होगा, लेकिन दोनों साइड में से किसी साइड हो सकता है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, रेगुलेटर रीजन हमेशा आइजिन बोला जाएगा, आई मतलब इनहिबिटरी, नॉट फॉर इंड्यूसर। तीसरा, रेगुलेटर जीन हमेशा कंटिन्यूअसली लगातार रिप्रेसर प्रोटीन बनाती रहती है। बोले कैसे? ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए ट्रांसलेशन, पॉलीपेप्टाइड चेन। रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव कब मानी जाएगी? इनएक्टिव। जब ऑपरेटर पे जुड़ पाएगी तो एक्टिव, नहीं जुड़ पाएगी तो इनएक्टिव। ओके। आरएनए पॉलीमरेज कहां जुड़ेगा? प्रमोटर रीजन पे। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट कौन? पीआर। और रिप्रेसर प्रोटीन बाइंडिंग साइट कौन? ओआर। और ट्रांसक्राइब्ड रीजन कौन सा? SG1, SG2, SG3।
ओके, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पूरी यहां पर, और साथ में यहां पर जो एक्सेसरी प्रोटीन है वो रेगुलेटरी प्रोटीन है, वो एक्टिवेटर और रिप्रेशर दोनों हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और दोनों एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन। प्रोकैरियोट में सिर्फ एक जगह से रोक सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन रोक दीजिए तभी रुक पाएगा, और जबकि वेरियस लेवल्स पे आप आसानी से रोक सकते हैं, किसमें? यूकैरियोट्स में। तो यहां पर ये मैंने बताया रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन और बेसिक कांसेप्ट्स फॉर द ओपेरॉन्स। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा ओपेरॉन्स। बात कर रहे हैं हम लोग ओपेरॉन की। ओपेरॉन का टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और रेगुलेशन और कंट्रोल कितना कैसा होता है। तो बेटा यहां पर टाइप की अगर बात करें तो सिंपली एक तो इंड्यूसिबल टाइप के होते हैं ओपेरॉन, और एक रिप्रेसिबल। इन वर्ड्स को कब इस्तेमाल करेंगे और कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इसको ध्यान रखिए। ओपेरॉन यदि नॉर्मल कंडीशन में, जनरल कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में, जनरली, नॉर्मली, कॉमनली अगर बंद है और उसके बाद आगे ऑन होता है, मतलब जरूरत पड़ने पर ऑन होता है, नॉर्मली बंद रहता है, स्पेसिफिक कंडीशन पर ऑन होता है, तो ऑफ से ऑन होने वाले को इंड्यूसिबल बोलेंगे। और अगर नॉर्मली वो ऑन रहता है हमेशा और उसे जरूरत पड़ने पर बंद करना पड़ता है, मतलब ऑन से ऑफ अगर किया जा रहा है, तो वो रिप्रेसिबल होगा। एक पहला तरीका यही है, इससे आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। फर्स्ट एकदम इंपॉर्टेंट स्टार लाइन है ये, अगर ये आपको ध्यान रही, अगर ओपेरॉन ऑफ है, ऑफ से ऑन किया जा रहा है तो इंड्यूसिबल, अगर ऑन से ऑफ किया जा रहा है तो रिप्रेसिबल। ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन कैटाबॉलिज्म के लिए यूज होता है, रिप्रेसिबल ओपेरॉन एनाबॉलिज्म में यूज होता है। मतलब यहां ब्रेक डाउन करने के काम आएगा ये ओपेरॉन, और यहां पर ये सिंथेसिस करने के आएगा। एग्जांपल के तौर पे यहां लैक्टोज जैसे डाइसेकेराइड को तोड़ने के लिए हम यहां पर कैटाबॉलिज्म चलाएंगे और ब्रेक करेंगे, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेंगे। और इसके लिए जो हमें ओपेरॉन चाहिए दैट इज कॉल्ड लैक ओपेरॉन, और लैक ओपेरॉन में वर्ड लैक डिनोट्स फॉर लैक्टोज। तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए यहां पर जो ओपेरॉन चाहिए वो लैक ओपेरॉन चाहिए। लैक ओपेरॉन किसके लिए काम करता है? कैटाबॉलिज्म के लिए। मतलब क्या तोड़ता है? लैक्टोज को। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एनाबॉलिज्म, मतलब सिंथेसिस। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना है। एक सबस्ट्रेट है कोरिसिमिक एसिड, इससे हम सिंथेसाइज कर रहे हैं ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड। मतलब यहां पर ये सिंथेसिस हो रही है, सो कॉल्ड एनाबॉलिज्म, दैट इज द रिप्रेसिबल टाइप ऑफ ओपेरॉन। तो इसका एक एग्जांपल हो गया लैक ओपेरॉन, जो कि इंड्यूसिबल है, ऑफ होता है नॉर्मली, ऑन किया जाता है जरूरत पड़ने पर, जबकि यहां रिप्रेसिबल में ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस हो रहा है। सो इसका एग्जांपल जो है बच्चों यहां पर ये है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। तो इसका इंड्यूसिबल का एग्जांपल लैक ओपेरॉन, रिप्रेसिबल का ट्रिप्टोफैन। दोनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर एक लाइन और कही जाती है इंड्यूसिबल को डिफाइन करने के लिए कि जीन्स आर एक्टिवेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल सबस्टेंसेस आर इंड्यूसर। अगर जीन्स का एक्टिवेशन एक्सटर्नल सबस्टेंस, जिसे इंड्यूसर भी बोला जाता है, उनकी वजह से हो, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूसिबल ओपेरॉन। अगर जीन्स का इनएक्टिवेशन खुद के सबस्ट्रेट और एंड प्रोडक्ट की वजह से हो, तो दैट इज कॉल्ड द रिप्रेसिबल ओपेरॉन। तो हमेशा के लिए याद रखिए कि जब भी पूछा जाए ये ओपेरॉन किस टाइप का है, तो टाइप वर्ड डिनोट्स ऑलवेज इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहां पर सेकंड नंबर पे, रेगुलेशन और कंट्रोल। रेगुलेशन और कंट्रोल दो प्रकार के हैं, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। रेगुलेशन पूछो तो इंड्यूसिबल रिप्रेसिबल बताते हैं, टाइप पूछो तो पॉजिटिव निगेटिव बताते हैं। एक बार आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो हमने कहा रेगुलेशन और कंट्रोल दो प्रकार का है ओपेरॉन का, एक तो पॉजिटिव कंट्रोल, एक निगेटिव कंट्रोल। बोले कब पॉजिटिव कब निगेटिव? यदि डीएनए के ऊपर कोई भी चीज, एनीथिंग मतलब डीएनए के ऊपर यदि कोई भी चीज जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन को चला दे, जीन का ट्रांसक्रिप्शन चला दे, तो उसे पॉजिटिव कंट्रोल, और वो पॉजिटिव कंट्रोल या पॉजिटिव रेगुलेशन कहलाता है। और
अगर डीएनए पर कोई चीज जुड़ के जीन का ट्रांसक्रिप्शन बंद कर दे तो उसे नेगेटिव रेगुलेशन कहा जाता है। सिंपल हिंदी में बता दे रहा हूं, यहां पर जब डीएनए पर कोई चीज जुड़ के, डीएनए है, डीएनए पर कोई चीज जुड़ के कोई भी चीज आए, अगर डीएनए पर जुड़े और वो ट्रांसक्रिप्शन को चला दे तो क्या है, पॉजिटिव रेगुलेशन। अगर जुड़ के बंद कर दे तो वो क्या है, नेगेटिव रेगुलेशन। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता भी देता हूं, आगे चल के आप पढ़ेंगे। एक प्रोटीन है बेटा, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर या फिर कैटाबॉलिक एक्सेप्टर प्रोटीन, या इसी का एक नाम है सीएपी, और या फिर बोलते हैं साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन, सीआरपी। तो सीएपी प्रोटीन या सीआरपी प्रोटीन, फुल फॉर्म भी बता दिया, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर या एक्सेप्टर प्रोटीन, साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन। इसके द्वारा पॉजिटिव रेगुलेशन किया जाता है, कहीं भी किया जाता होगा, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग ओपेरॉन में। तो इसका मतलब ये प्रोटीन डीएनए पर जब जुड़ती है तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है, तभी तो ये हो गया पॉजिटिव रेगुलेशन 100%। अगला मैं बोलता हूं कि कब निगेटिव रेगुलेशन, रिप्रेशर प्रोटीन। आपने अभी जस्ट पढ़ा है पीछे कि रेगुलेटरी रीजन या आई जीन, इनहिबिटरी जीन जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है जो ऑपरेटर रीजन पे जुड़ता है। तो ऑपरेटर रीजन तो डीएनए पर ही है और डीएनए के ऑपरेटर रीजन पे रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ के स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन रोकता है, इसीलिए रिप्रेसर प्रोटीन द्वारा किया जाने वाला रेगुलेशन हमेशा निगेटिव ही होता है। तो ये दोनों टाइप के रेगुलेट, तो आज के बाद याद रखिएगा, टाइप पूछा जाए इंड्यूसिबल, रिप्रेसिबल, और अगर रेगुलेशन पूछा जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव। कैसे डिसाइड करेंगे आप देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा लैकोपेरॉन, और लैकोपेरॉन में यहाँ पे लैक क्या बताता है, लैक्टोज, और लैक्टोज किसकी तरह काम करता है, इंड्यूसर की तरह। सर ग्लूकोज और गैलेक्टोज काम कर सकता है, नहीं। हमने कहा लैकोपेरॉन कब चलेगा, इसकी कंडीशन बताइए। तो आइडियली अगर मैं आपसे कहूं तो लो ग्लूकोज और हाई लैक्टोज, मैंने नो ग्लूकोज हाई लैक्टोज नहीं कहा, नो की जगह मैंने यूज किया है आइडियल कंडीशन में लो ग्लूकोज हाई लैक्टोज। ये आइडियल कंडीशन है, आइडियल कभी होता नहीं है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया को हम देख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि लैकोपेरॉन कब स्टार्ट होगा। 3 कंडीशन मैं आपको देता हूं। पहली कंडीशन में ई कोलाई को मैंने केवल ग्लूकोज मीडियम दिया, दूसरे कंडीशन में ग्लूकोज प्लस लैक्टोज दोनों मीडियम दिया, तीसरे में सिर्फ लैक्टोज मीडियम दिया। सवाल ये है, बताइए ओपेरॉन तीनों में चलेगा, 2 में चलेगा, 1 में चलेगा, 1 में भी नहीं चलेगा। तो आंसर सुनिए, यहां पर जब तक ग्लूकोज एज ए यूटिलाइजिंग एनर्जी सोर्स रहेगा ई कोलाई बैक्टीरिया के पास, तब तक वो किसी अदर सबस्ट्रेट को हाथ नहीं लगाएगा, कुछ भी और यूज नहीं करेगा। मतलब एक सीधा सा है, जब तक सराउंडिंग में बैक्टीरिया के आसपास लैक्टोज हो चाहे अदर कोई भी चीज हो, लेकिन ग्लूकोज अगर है तो वो किसी के लिए वर्क नहीं करेगा। मतलब जब तक ग्लूकोज होगा तब तक लैकोपेरॉन कभी भी स्टार्ट या ऑपरेट नहीं होगा। तो बोले सर ग्लूकोज तो जनरली प्रेजेंट होता है, इसका मतलब नॉर्मली ई कोलाई के अंदर लैकोपेरॉन ऑफ होता है। तो वही तो मैं बता रहा था, ऑफ होने का मतलब ये है कि जब ग्लूकोज प्रेजेंट है तो यहां लैकोपेरॉन क्या है, ऑफ है, यहां भी क्या है, ऑफ है, नहीं चलेगा। लेकिन जब सिर्फ लैक्टोज है, अब बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए उसे यूज करना ही होगा। तो आप बताओ लैकोपेरॉन को ऑन करना पड़ेगा। मैंने आपसे शुरुआत में कहा तो हो सकता है कम समझ में आया, लेकिन अब आया कि पहले ऑफ था नॉर्मली क्योंकि ग्लूकोज एज ए यूटिलाइजिंग एनर्जी सोर्स था, लेकिन अब क्या किया गया, ऑन, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेटाबॉलिक नीड, फिजियोलॉजिकल कंडीशन और साथ में एनवायरमेंटल कंडीशन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज के तौर पे है। सो जब केवल लैक्टोज होगा, मतलब ग्लूकोज एज ए एनर्जी सोर्स नहीं उतना अवेलेबल होगा, तभी जाके यहां लैकोपेरॉन चालू होगा। तो पहली चीज ये सवाल पूछा जाता है। दूसरा, अब हम आपको लैकोपेरॉन पढ़ाने चल रहे हैं, फटाफट देखिए, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि ई कोलाई बैक्टीरिया है, उसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट हमने ले लिया जो कि सिंगल जीन रेगुलेटिंग यूनिट की तरह वर्क कर रहा है। ग्रुप ऑफ जीन्स है, एक प्रोमोटर, एक ऑपरेटर, एक रेगुलेटर, एक से ज्यादा पॉलीसिस्टोनिक अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन है जो कि आपको यहां दिख रहा है। स्ट्रक्चरल जीन 1 2 3 नाम है ZYA, पहले बता चुके हैं। ऑपरेटर रीजन, उसके पहले प्रमोटर रीजन, प्रमोटर रीजन के बाद रेगुलेटर रीजन, और प्रमोटर रीजन रेगुलेटर के इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दो में से एक ही तरफ होगा, जिधर होगा वहीं आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट,
रेगुलेटर रीजन का एक नाम होता है आई जीन, और आई जीन मतलब इंड्यूसर, आई फॉर इंड्यूसर नहीं है, इनहिबिटरी है, बता चुके हैं। आइए एक बार अच्छे से समझते हैं। बेटा एक फिगर है, मैं ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगा, बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं बच्चे और बहुत सारे अलग अलग लोगों का पढ़ाई तरीका पता नहीं क्या कैसे चीजें हैं, बट एक बार अगर आपने मुझे अगले 10 मिनट दे दिए तो आपको लैकोपेरॉन इतना बेहतर आएगा कि उतना बढ़िया इक्वलाइज नहीं कर रहा होगा लैकोपेरॉन समझ के। तो इसलिए एक बार आप अपना 15 मिनट दीजिए। ये चीज आपको क्लियर है कि ये है ओपेरॉन। ओके, 3 यहां पर स्ट्रक्चरल जीन है, एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या होता है? जहां पर रेगुलेटरी जीन द्वारा बनाई जाने वाली रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव होते हुए वहां जाके जुड़ती है। तो हमने कहा प्रमोटर क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने वाला बाइंडिंग साइट होता है। रेगुलेटर क्या होता है? रिप्रेसर प्रोटीन बनाने वाला सीक्वेंस होता है। ठीक है, सबसे पहला यहां पर क्या है, प्रमोटर रीजन के जस्ट बगल में एक इसी से जुड़ा हुआ, मतलब प्रमोटर का ही हिस्सा है, प्रमोटर से ही एडजेसेंट पे है, CAP कैप दिख रहा है आपको, इसे हम बोलते हैं कैप साइट। क्या बोलते हैं? कैप साइट। और कैप साइट प्रमोटर रीजन से जुड़ी होती है। तो बोले सर कैप साइट का क्या काम है, बताएंगे। आइए, इन तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन करना है, स्टार्ट करना है स्टार्ट साइट प्रमोटर रीजन से। स्टार्ट करने वाला है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज यहां पर जुड़ेगा और स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन एंजाइम की तरह बिहेव करेगी और 3 एंजाइम बनेंगे, उनके काम होंगे और लैक्टोज मेटाबॉलिज्म चलेगी। तो पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब इकोलाई के पास सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सोर्स के तौर पे लैक्टोज है तो यहां लैकोपेरॉन ऑन कर दिया गया है, जो कि जनरली ऑफ था। तो पहले बोले सर ऑफ वाली कंडीशन बताइए, मतलब जब ग्लूकोज और ग्लूकोज प्लस लैक्टोज होगा तो एक्चुअल में होगा क्या कि रेगुलेटरी रीजन या आई जीन ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाएगा जिसे आरपी रिप्रेसर प्रोटीन बोलेंगे। ये एक्टिव होगी, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन यहां पर ये जाएगी और ऑपरेटर रीजन पे, देखो ग्रीन कलर से मैंने बताया, ऑपरेटर रीजन पे आके जुड़ जाएगी। आप बताओ ऑपरेटर रीजन पे जब यहां जुड़ जाएगी तो आरएनए पॉलीमरेज कभी भी प्रमोटर पर नहीं जुड़ पाएगा। प्रमोटर पर ये नहीं जुड़ पाएगा तो इसका मतलब यहां पर इन तीनों, मतलब यहां जुड़ा नहीं आरएनए पॉलीमरेज। क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि ऑपरेटर पर रिप्रेसर जुड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से इन स्ट्रक्चरल जीन का ना ट्रांसक्रिप्शन होगा, ना एमआरएनए बनेगा, ना ट्रांसलेशन होगा, ना प्रोटीन बनेगी, ना एंजाइम बनेगा, ना जीन का एक्सप्रेशन होगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन में जबकि ग्लूकोज और ग्लूकोज लैक्टोज होता है तो यहां पर जीन का एक्सप्रेशन या लैकोपेरॉन ऑन नहीं होता है। और ये कंडीशन तब है जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। यहां पर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है का मतलब एज अ अल्टरनेट सोर्स क्या है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो हम तो यही कहेंगे या तो ओनली ग्लूकोज है या तो ग्लूकोज की प्रेजेंट में लैक्टोज का रहना ना रहना बेकार है, वो तो ऑफ ही होगा। तो हमने कहा जब लैक्टोज एब्सेंट है तब ओपेरॉन ऑफ है, जो कि नॉर्मली होता है क्योंकि ग्लूकोज एज ए सोर्स होता है। तो हमने कहा पहले ऑफ है फिर अब आगे ऑन होगा, सो इसीलिए इंड्यूसिबल ओपेरॉन लैकोपेरॉन को बोलते हैं। बोले क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में आप किसी भी इकोलाई को उठा लो, उस इकोलाई के इर्द गिर्द अगर ग्लूकोज है तो वहां पर रेगुलेटर रीजन हमेशा एक्टिव रिप्रेसर बना के यहां ऑपरेटर को ब्लॉक करेगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर नहीं जुड़ेगा, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन खत्म। ओके, लेकिन अब हम कह रहे हैं तीसरी कंडीशन आ गई, लैक्टोज ही है, ग्लूकोज है ही नहीं। अब बताओ बैक्टीरिया एज अ सोर्स लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा तभी तो ग्लूकोज का लैक्टोज पाएगा वो। बोले अब लैक्टोज मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए उसकी डेफिनेट जो सीक्वेंस है, जो ओपेरॉन है, वो एक्सप्रेस होगा। कैसे? आइए, अब कंडीशन हो गई जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा। लैक्टोज क्या है? इंड्यूसर है, कलर कैसा है? रेड। तब ओपेरॉन ऑन होगा। ऑन ओपेरॉन क्या करेगा? बोले सर ये तो लगातार आई जीन बनाता रहेगा, पहले किधर बना रहा था जब ऑफ करना था, अब भी बना रहा है। बोले सर अगर हमें यहां लैक्टोज आया, बोले हां, रेगुलेटरी रीजन आई जीन का ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए ट्रांसलेशन, रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव बन गई, ये जा रही थी जुड़ने, लेकिन अब तुरंत लैक्टोज ने रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जुड़ के रिप्रेसर प्रोटीन इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बना लिया
और जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव रिप्रेसर से इंड्यूसर लैक्टोज जुड़ गया, ये स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो गया जो कि अब ऑपरेटर पे जुड़ने में सक्षम नहीं है। तो यहां देखो मैंने क्रॉस लगाया है, मतलब अब ये इनएक्टिव रिप्रेसर जुड़ नहीं पाएगा। पहले भी बता चुके हैं इनएक्टिव रिप्रेसर का मतलब अनेबल टू बाइंड ऑन द ऑपरेटर रीजन, एक्टिव रिप्रेसर का मतलब एबल टू बाइंड ऑन द ऑपरेटर रीजन। तो जब यहां पर इसके स्ट्रक्चर को इनएक्टिव कर दिया जाएगा, अब आप देखो एक चीज बहुत ध्यान से सुनना भैया, यहां पर बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है लैक्टोज जाके डीएनए पे जुड़ा है। गलत बात, बिल्कुल 100% गलत है। लैक्टोज कभी डीएनए पे जुड़ता ही नहीं है। लैक्टोज हमेशा जुड़ता है रिप्रेसर से, और रिप्रेसर को इनएक्टिव करता है, रिप्रेसर को रोक लेता है, और रिप्रेसर का स्ट्रक्चर बदल जाने की वजह से अनेबल टू बाइंड ऑन ऑपरेटर रीजन। और ऑपरेटर रीजन पे जब यहां पर रिप्रेसर नहीं होगा तो तुरंत आरएनए पॉलीमरेज यहां पर क्या करेगा, प्रमोटर रीजन पे जुड़ जाएगा। लेकिन इसी आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर रीजन पे जोड़ने से पहले उसकी मदद करने के लिए एक होती है कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन या कैटाबॉलिक एक्सेप्टर प्रोटीन या फिर सीआरपी, साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन। वह प्रोटीन प्रमोटर के एडजेसेंट प्रेजेंट कैप साइट के ऊपर जाके जुड़ जाती है। अब जैसे ही कैप साइट पे कैप प्रोटीन जुड़ेगी, आरएनए पॉलीमरेज बहुत तेजी से प्रमोटर पर जुड़ेगा और फटाफट यहां पे स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगी, तीन एंजाइम बनेंगे क्योंकि पॉलीसिस्टोनिक है। तो पहले एंजाइम का नाम होगा बच्चों बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, और दूसरे का परमिएज एंजाइम, तीसरे का ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। तीन एंजाइम आपको मिल गए। और यहां पर जीन का एक्सप्रेशन कैसे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जैसे ही बना तुरंत क्या होगा, परमिएज बना, क्या करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज बना, क्या करेगा, सबसे पहला काम क्या होगा कि ई कोलाई के आसपास जो प्रेजेंट है क्या लैक्टोज, उसको अंदर खींचना पड़ेगा, तभी तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करेगा। तो सबसे पहले परमिएज जो है वो परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, परमिएबिलिटी ऑफ द सेल को बढ़ा देगा और धुआंधार तरीके से वहां बीटा गैलेक्टोसाइड, लैक्टोज का ही एक नाम है बीटा गैलेक्टोसाइड, और बीटा गैलेक्टोसाइड या फिर लैक्टोज की एंट्री को सेल में बढ़ाएगा। जैसे ही वो अंदर आएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सबस्ट्रेट मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट डाइसैकेराइड बीटा गैलेक्टोसाइड्स। एनसीईआरटी यूज करती है आर लैक्टोज, और फटाफट बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ देगा, जो कि बैक्टीरिया ई कोलाई अपने एनर्जी सोर्स के तौर पे यूटिलाइज करता रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ द ग्लूकोज। तो आप बताओ लैक्टोज एज ए इंड्यूसर कब हुआ, जब उसने इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बनाने में मदद की और ऑपरेटर में जुड़ने नहीं दिया। तो कभी लैक्टोज डीएनए पर नहीं जुड़ेगा, हमेशा कहां जुड़ेगा, लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन पे, जबकि आरएनए पॉलीमरेज कहां जुड़ेगा, डीएनए के ऊपर प्रमोटर रीजन पे, और हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन कहां जुड़ेगी, ऑपरेटर रीजन पे, डीएनए पे। तो मैं आपसे पूछता हूं यहां पे कि पहले ऑफ था नॉर्मली, अब ऑन हो गया, तो आप बताओ कैसा रेगुलर, यहां पर कैसा टाइप है, तो यहां पर टाइप है इंड्यूसिबल। दूसरा, डीएनए के ऊपर कोई भी चीज जुड़ के अगर स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन रोक दे तो इस तरह को क्या बोलते हैं, निगेटिव रेगुलेशन। सारे बच्चे बहुत गौर से ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर अगर रिप्रेसर प्रोटीन डीएनए के ऊपर जोड़ के यहां ट्रांसक्रिप्शन रोक दिया, दैट इज कॉल्ड द निगेटिव रेगुलेशन। ओके, नेक्स्ट, यहां पर कैप प्रोटीन जो है वो कैप साइट डीएनए के ऊपर जुड़ के इसने आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर पर जोड़ने में मदद की, और यहां पर स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन ओके कराया, चालू कराया। दैट कैप प्रोटीन मतलब कैप साइट का जो रेगुलेशन है वो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि कैप प्रोटीन डीएनए के ऊपर जुड़कर ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर रही है। बड़ा सिंपल है, कैप प्रोटीन डीएनए के ऊपर जुड़ के यहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर रही है, सो पॉजिटिव रेगुलेशन। और अगर कोई चीज जैसे कि रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ के यहां ट्रांसक्रिप्शन रोक रही, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। बहुत क्लियर रहिए, ऑन से यहां पर ऑफ से ऑन हुआ, सो इंड्यूसिबल। यहां पर अब लैक ऑफ ऑन का यहां पर रेगुलेशन कैसा है, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। पॉजिटिव रेगुलेशन कौन कर रहा है, कैप प्रोटीन ऑन कैप साइट। निगेटिव रेगुलेशन कौन कर रहा है,
एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि निगेटिव रेगुलेशन तो बड़ा कॉमनली वो बता देती है क्योंकि वो आसानी से एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन को जोड़ के डीएनए पे दिखाती है, लेकिन आगे की लाइन में लिखती है कि लैकोपेरॉन का निगेटिव के साथ साथ एज वेल एज पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है, जो कि बियॉन्ड द क्लास के डिस्कशन है, बियॉन्ड हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। तो हायर क्लासेस वगैरह कुछ नहीं, बस यही एक प्रमोटर पर साइड पे कैप प्रोटीन जुड़ती है जिससे यहां आरएनए पॉलीमरेज बहुत तेजी से जुड़ता है। तो आप बताओ इसने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करा, तो अगर कोई चीज जुड़ के स्टार्ट करा रही है ट्रांसक्रिप्शन पॉजिटिव रेगुलेशन, तो आप दोनों बड़ा क्लियर रखिए क्या कि पॉजिटिव लैकोपेरॉन का रेगुलेशन कैसा होता है, यहां पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है जो कि 5 स्टार मैंने लगा के दिया है, और यहां पर निगेटिव रेगुलेशन भी होता है 5 स्टार, पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है यहां पर 5 स्टार। पॉजिटिव रेगुलेशन किसके द्वारा, कैप प्रोटीन द्वारा, यहां निगेटिव रेगुलेशन किसके द्वारा, रिप्रेसर प्रोटीन द्वारा। यहां पर अब कैप प्रोटीन का अमाउंट किस पे डिपेंड करता है, तो उसके लिए एक फार्मूला मैंने आपको दिया है कि कैप प्रोटीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइक्लिक एएमपी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज जब सबसे कम होगा तो साइक्लिक एएमपी बहुत ज्यादा होगा, तो सीएपी बहुत ज्यादा होगा, तो सीएपी जब ज्यादा होगा तो अपने आप ही यहां जा जाके जुड़ेगा, तो अपने आप ही लैकोपेरॉन को चालू करवा देगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करा देगा। तो एक सिंपल लाइन में याद रखिए, लैकोपेरॉन का पॉजिटिव रेगुलेशन भी है, नेगेटिव रेगुलेशन भी। हमारा स्टूडेंट जो हमसे पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल क्लियर कट, बिना इधर उधर की बात किए डायरेक्टली वो किसी भी बच्चे को नहीं टीचर को बता सकता है कि हाउ बियॉन्ड द क्लास और बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन कुछ भी नहीं है, लैकोपेरॉन का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रेगुलेशन कैसे है। उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा यहां पर कि अब क्या होगा, जैसे यहां आएगा ग्लूकोज गैलेक्टोज में टूट गया, ठीक है, बोले सर तीसरे वाले का काम बता दीजिए। ट्रांस एसिटाइलेज नाम होता है बेटा, यहां ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप, ये एसिटाइल को एंजाइम ए से एसिटाइल ग्रुप को निकाल के बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को ट्रांसफर कर सकता है। तो आप देखें तीनों एंजाइम का नाम याद रखिए, तीनों का फंक्शन याद रखिए। अब इसमें सवाल पूछा जाता है कि बताइए अगर यहां नॉनसेंस म्यूटेशन वाई जीन पे हो जाए तो कौन सा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। तो अब देखो यहां पे नॉनसेंस का मतलब क्या है, स्टॉप कोडॉन कहा जाना। अगर वाई पे स्टॉप कोडॉन आ गया तो कभी भी आगे ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं, आगे यहां पर ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, तो एंजाइम बनेगा ही नहीं। तो जब वाई वाली जगह पे वाई का नॉनसेंस म्यूटेशन होगा तो केवल जेड वाला एंजाइम एक ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज मिलेगा, आपको ना वाई मिलेगा ना ही ए मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही बोला जाए सेम सेंस म्यूटेशन हो गया है ए पर, वाई पे, जेड पे, कहीं भी, तो सेम सेंस का मतलब सेम वही एमिनो एसिड आपको वहां पे अवेलेबल होंगे, म्यूटेशन के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो तीनों एंजाइम मिलेंगे। लेकिन मिस सेंस अगर बोला जाए तो वहां एमिनो एसिड कोई दूसरा आ गया है, इसका मतलब ये है मिस सेंस का मतलब कि जो मिल रहा, समझना, मिस सेंस का मतलब उस एमिनो एसिड की जगह कोई एक दूसरा एमिनो एसिड आ गया है, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो अब आपको यहां मिस सेंस हुआ है तो ये तो मिलेगा, यहां पर ये मिलेगा, लेकिन ये जो मिलता था वो नहीं मिलेगा, कुछ और मिल सकता है। समझ में आ रही है बात? तो अब आप कहेंगे कि सेम सेंस, मिस सेंस, नॉनसेंस, तीनों म्यूटेशन भी क्लियर है, सवाल आया हुआ है, पूछा जा सकता है। आइए, हमेशा परमिएज को हमेशा सेल के अंदर बना के रखना पड़ेगा। बोले सर कैसे? इसका मतलब हमेशा ओपेरॉन थोड़ा चला के रखना पड़ेगा। बोले कैसे? बोले लैक्टोज को थोड़ा तो बना के रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर सेल ई कोलाई अपने सेल के अंदर हमेशा मिनिमम अमाउंट, एकदम लो लेवल ऑफ लैक्टोज को या इंड्यूसर को बना के रखती है ताकि बहुत हल्का सा परमिएज हमेशा मौजूद रहे, और जैसे ही ग्लूकोज खत्म हो और लैक्टोज बाहर आए तुरंत वो छोटा सा परमिएज जो है, थोड़ा सा परमिएज जो है, वो खटाखट तेजी से ई कोलाई के अंदर खींचे लैक्टोज को। जैसे लैक्टोज आ जाएगा तुरंत यहाँ पे ओपेरॉन स्टार्ट होगा और लगातार बनता है। लेकिन अगर जीरो कर दोगे लैक्टोज तो परमिएज खत्म, और परमिएज खत्म तो लैक्टोज को अंदर ही नहीं लाता। इसीलिए बोला जाता है यहाँ पर ए वेरी लो लेवल ऑफ लैक्टोज आर इंड्यूसर मस्ट बी ऑलवेज प्रेजेंट इन सेल टू स्टार्ट लैक्टोपेरॉन। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, यहां आप इतने छोटे से बैक्टीरिया में, इतना छोटे से डीएनए में, इतने छोटे से सेगमेंट के, इतने छोटे से ओपेरॉन के, इतने छोटे से एंजाइम के रेगुलेशन को तो नहीं देख पाएंगे। लेकिन आप कैसे जान पाएंगे कि ओपेरॉन चल रहा है? ऐसे जान पाएंगे कि उस मीडियम में रखा हुआ जो लैक्टोज है वो लगातार खर्च हो रहा है,
इसका मतलब एंजाइम बन के लगातार तोड़ा जा रहा है, तो आप ये कहेंगे कि आप इस ओपेरॉन के रेगुलेशन को ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं इनडायरेक्टली कि मीडियम का लैक्टोज लगातार खत्म होता जा रहा है, सबस्ट्रेट लगातार खत्म हो जा रहा है, मतलब खत्म होने का एक ही इशारा हो रहा है, लैक्टोज का, सबस्ट्रेट का, इंड्यूसर का खत्म होने का, कम होने का मीडियम में एक ही इशारा है। किसका मतलब ओपेरॉन चल रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है और लैक्टोज को तोड़ा जा रहा है, परमीएज बढ़ रहा है, इसका मतलब परमीएज खींच रहा है लैक्टोज को। तो यहां लाइन लिखी जाती है, रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन कैन बी visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate lactose or inducer। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए बेटा आपको बात करते हैं, अगर ग्लूकोज इंड्यूसर हो तो ओपेरॉन का, ग्लूकोज कभी इंड्यूसर नहीं हो सकता, गैलेक्टोज नहीं हो सकता, ऑलवेज लैक्टोज इज द इंड्यूसर। लेकिन उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसे बोलते हैं एलो लैक्टोज, दैट इज द रियल इंड्यूसर। और एक वर्ड नया बताते हैं बेटा, ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर। इसका मतलब ऐसा इंड्यूसर जो हूबहू बिल्कुल इंड्यूसर जैसा दिखता है, वैसा ही होता है, ओपेरॉन को स्टार्ट करने में सक्षम भी होता है, लेकिन वो कभी भी कोई एंजाइम सिंथेसिस नहीं कर सकता है, मेटाबॉलिक वेस्ट बनाते हैं, वो किसी मतलब का नहीं है, लेकिन दिखता वैसे ही है। तो उसे आप क्या बोलोगे, ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर, आइसोप्रोपिल थायोगैलेक्टोसाइड्स या आईपीटीजी नाम दिया जाता है इस इंड्यूसर को। तो इंड्यूसर, रियल इंड्यूसर और ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर के बारे में आपको जानकारी हमने दी। अब आप बताओ इधर क्या हो गया, जीन एक्सप्रेशन हो गया, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म चल गई, इकोलाई को एनर्जी सोर्स के तौर पे ये मिल गया। मेरा सबसे ज्यादा जोर है ऑपरेटर रीजन इज द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंडिंग साइट व्हिच इज synthesized by the RR regulatory region या I gene. Promoter region is the RNA polymerase binding site and regulation by CAP is the positive regulation because this starts the transcription. Definition बिल्कुल फिट है। और negative regulation by the repressor protein because it blocks the transcription. This is all about the lac operon। एक सवाल एनसीईआरटी ने पूछा, आप कब तक इस ओपेरॉन को कंटिन्यू कर सकता है इकोलाई, जब तक मीडियम में ग्लूकोज ना आ जाए, पहली शर्त। दूसरी शर्त कि या तो जब तक लैक्टोज खत्म ना हो जाए, लैक्टोज खत्म हो जाएगा तो भी ये ओपेरॉन बंद हो जाएगा, और अगर ग्लूकोज मीडियम में आ जाएगा तो भी ओपेरॉन नेचुरली बंद हो जाता है। तो ऑन पहले क्या था, ऑफ देन ऑन। तो आप बताओ ऑफ से ऑन वाला इंड्यूसिबल पढ़ा, पॉजिटिव नेगेटिव रेगुलेशन पढ़ा, दैट इज ऑल अबाउट द लैक ओपेरॉन। कैसे कब चलेगा ये आपको पता होना चाहिए। लैक फॉर लैक्टोज है, आई फॉर इनहिबिटरी सीन है, इंड्यूसर नहीं है। तो इसे आप, मेरी गुजारिश केवल इतनी है कि आप इसे जब पढ़ें तो कॉपी पे बेटा पूरा नोट डाउन करें, एक एक चीज को क्लियर करें। मुझे उम्मीद है कि आप कभी भी टाइप पूछा जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलेंगे, और इंड्यूसिबल रिप्रेसिबल कभी रेगुलेशन के लिए नहीं बोलेंगे। अब एक सिंगल सवाल आपका नहीं फंसेगा, हिंदुस्तान के मेडिकल लेवल का कोई भी इम्तिहान हो, उसके किसी भी सवाल से आपको भिड़ने के लिए मैंने तैयार कर दिया है। आप कंसेप्चुअल रहिए, रटिए मत, चीजों को समझिए। एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है, बस एक छोटी सी बात वही कि कौन खोजा वजह है, वो सारी चीजें बेसिक हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें समझाने के बाद जैकब एंड मोनाड ने इसे बताया था प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया के अंदर, इकोलाई में बेसिकली। तो इसलिए जो है ये आप ध्यान रखिए, साइंटिस्ट के नाम तो नॉर्मली आ ही जाएंगे। हमारा केवल इतना काम है, हर चैप्टर के सबसे कोर पार्ट, सबसे टफ पार्ट जिसको आप नहीं समझ सकते हैं घर पे, उसमें आपका टाइम बहुत खराब होता है समझने में, उस पार्ट पे मैं सबसे ज्यादा स्ट्राइक करूं और आपको क्लियर, बिल्कुल कांच की तरह ट्रांसपेरेंट आपके सामने रखूं। तो इट्स ऑल अबाउट द लैक ओपेरॉन।